नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। एनआईए की रेड के बाद केंद्र सरकार का पीएफआई पर एक्शन। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का बैन। टेरर लिंक के आरोप में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल समेत 8 और संगठनों पर भी कार्रवाई। रामनगरी अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी ने सुर सम्राज्ञी को दी श्रद्धांजलि। लता के भजनों की दी गई प्रस्तुति। प्रदर्शनी का भी हुआ आयोजन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन। अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा बीजेपी को कोई हरा सकती है तो सिर्फ सपा। तो वही नरेश उत्तम को चुना गया सपा का प्रदेश अध्यक्ष। यूपी के लखीमपुर में रफ्तार का कहर। यात्री बस और ट्रक की भिड़ंत। सड़क हादसे में 8 की मौत, 25 से अधिक घायल। मुख्यमंत्री योगी ने जताया दुख। अफसरों को राहत के निर्देश। बिजनौर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद फांसी लगाकर की आत्महत्या। वहीं शराब पीने पर हुआ था पति पत्नी में विवाद। चांदपुर के खानपुर खादर का है मामला। और अब खबर विस्तार से। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया है। वहीं पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। पीएफआई के अलावा रहब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल को-फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। वहीं बता दें कि 22 सितंबर को 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई का ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इन संगठनों का हिंसक गतिविधियों में नाम आता रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नया घाट बंधा चौराहा पर लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम इस बने स्मृति चौक का लोकार्पण बुधवार को सीएम योगी ने किया। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकार्पण से पहले लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद लता के भतीजे आदिनाथ मंगेशकर और बहू कृष्णा मंगेशकर का स्वागत किया गया। लता के गाए भजनों की प्रस्तुति महाराष्ट्र की गायिका सावनी रविंद्र ने दी। वहीं सीएम योगी ने कहा कि लता के नाम पर यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। लता जी के दिन ही शुरुआत राम जी की पूजा से होती थी। यह चौक बनाना विश्व रिकॉर्ड जैसे है। अयोध्या इतनी विकसित हो रही है, इससे टूरिज्म और आध्यात्मिक विकास होगा। किशन रेड्डी ने कहा कि 5 सालों में यूपी पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाई तय करेगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना वीडियो संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लता दीदी सरस्वती की साधिका थी। उनके स्वरों से ने दुनिया को जोड़ा। मोदी ने कहा कि लता दीदी राम मंदिर निर्माण से खुश थी। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के पारिवारिक सदस्य से आदिनाथ मंगेशकर जी, श्रीमती कृष्णा मंगेशकर जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
पर्यटन और संस्कृति विभाग के सभी अधिकारीगण और अयोध्या के सभी हमारे उपस्थित भाइयों बहनों, अयोध्या को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक नई कृति आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाले सुर समा के भारत रत्न से सम्मानित सुश्री लता मंगेशकर चौक के रूप में भव्य स्मारक प्राप्त हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अयोध्या वासियों को और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी बंधु बांधवों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सुर सम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर जी को उनकी 93वीं पावन जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, यही है सनातन धर्म। कीर्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली सम्मान्य लता दीदी ने अपना पूरा जीवन भारत की कला और संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए समर्पित किया था। कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए योगी जी की सरकार का, अयोध्या विकास प्राधिकरण का और अयोध्या की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों की तरफ से भारत रत्न लता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं प्रभु श्री राम से कामना करता हूं उनके जीवन का जो लाभ हमें मिला, वही लाभ उनके सूरों के जरिए आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। साथियों, लता दीदी के साथ जुड़ी हुई मेरी कितनी ही यादें हैं, कितनी ही भावुक और स्नेहिल स्मृतियां हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती, उनकी वाणी की युग परिचित मिठास हर बार मुझे मंत्र मुग्ध कर देती थी। दीदी अक्सर मुझसे कहती थी, मनुष्य उम्र से नहीं कर्म से बड़ा होता है और जो देश के लिए जितना ज्यादा करे वो उतना ही बड़ा है। मैं मानता हूं कि अयोध्या का ये लता मंगेशकर चौक और उनसे जुड़ी ऐसी सभी स्मृतियां हमें देश के प्रति कर्तव्य बोध का भी एहसास कराएगी। साथियों, मुझे याद है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ था, तो मेरे पास लता दीदी का फोन आया था। वो बहुत भावुक थी, बहुत खुश थी, बहुत आनंद में भर गई थी और बहुत आशीर्वाद दे रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है।
समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय अधिवेशन बुधवार को लखनऊ के रमाबाई मैदान में हुआ। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2019 में समाजवादियों ने बाबा साहब के सिद्धांतों के साथ भाजपा को लोकसभा सीटें हराई थी। हम सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन हमारी सीटें बढ़ी। फिर हमने 2022 का चुनाव लड़ा था। जो हमारी विचारधारा वाले लोग थे, उनके साथ गठबंधन तैयार किया था। मुझे खुशी है कि अभी तक का सबसे ज्यादा वोट इस चुनाव में हमें मिला था। सपा की सीट भी दोगुनी हो गई थी। जीते भले ही नहीं, लेकिन कह सकता हूं कि 2019 और 2022 के प्रयोग से हम समाजवादी जान गए हैं कि बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ सपा पार्टी है। इस दौरान नरेश उत्तम को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। सीतापुर में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर मंथन किया गया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सिंधौली विधानसभा के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें सभी विभागों में से संचालित योजनाओं की एक-एक करके समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री कौशल किशोर ने अधिकारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। साथ ही शोषित वंचित वर्ग के प्रति सेवा भाव रखने के निर्देश दिए। विधानसभा की समीक्षा बैठक जी, इस समीक्षा बैठक में प्रत्येक जो रेवेन्यू गांव हैं वहाँ पर कितने खेल मैदान हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा। और बस ठीक है यार, आवाज़ आ रही है बस। इसके अलावा जो है जो विकास कार्य हैं, बिजली की समस्या है, उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। जहाँ पर गौशाला नया पंचायत स्तर पर कितनी बनी है, कितना में वर्किंग चल रहा है, इसकी एक समीक्षा बैठक की गई। हॉस्पिटल्स की समीक्षा की बैठक की गई। एक नज़ीर के रूप में सिधौली विधानसभा क्षेत्र और उसके जितने ब्लॉक, उन सब लोगों से बातचीत करके और इनको एक बेहतर तरीके से एक विकसित आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत सिधौली विधानसभा क्षेत्र के लिए काम किया जाएगा। यूपी के कासगंज सदर कोतवाली में हुई हिंसक झड़प और लाठीचार्ज मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता कोई सपा का कार्यकर्ता नहीं है जो उपद्रव करे। किसान यूनियन के नाम पर कासगंज ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती रहती है। योगी के शासन में कानून को ताक पर रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, मैं अभी आया हूँ तो छोटी जानकारी मुझे हल्की हल्की मिली है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वो उपद्रवी नहीं होते। और यहाँ पर जिस तरह से किसान यूनियन के नाम पर केवल कासगंज में ही नहीं और जगह भी इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं और इस तरह की चीज़ मेरे संज्ञान में अभी आई है, मैं जानकारी करता हूं। और मुझे लगता है कि योगी जी की सरकार कानून का काम करती है। अगर इस प्रकार के दोषी लोग इस प्रकार कृत्य करते हैं और मुझे तो सुनने को मिला है यहाँ पर कानून को ताक में रख करके कुछ बूटर्स बजाने से लेकर और भी चीज़ें आती हैं, तो सामने जाँच कराएंगे। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कोई ऐसा काम करे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बड़ा हादसा हुआ है। यहां तेज रफ्तार ट्रक और एक प्राइवेट बस की एरा पुल पर आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। बस में ड्राइवर समेत करीब 65 लोग सवार थे। इनमें से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि गंभीर घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है। बाकी लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि टक्कर से बस की बॉडी पूरी तरह तहस नहस हो गई और कई शव उसमें फंस गए। पुलिस ने गैस कटर से बस की बॉडी काटकर शवों को और यात्रियों को निकाला। इस बस दोहराहा के ईशान नगर से लखनऊ आ रही थी, वहीं जबकि ट्रक पंजाब की तरफ से आ रहा था। हादसा NH 730 के एरा पुल पर हुआ। इसके बाद हाईवे के दोनों तरफ करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने डीएम और एसपी को मौके पर भेजा।
बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार करीब 3 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 2 यात्रियों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बाकी गंभीर घायलों को इलाज जारी है। वहीं जानकारी के अनुसार सभी यात्री रिश्तेदारी में मुंडन संस्कार में शामिल होने गए थे और वहीं से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कोटवा सड़क ओवरब्रिज के पास हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार सभी लोग रामनगर कोतवाली क्षेत्र के कटका गांव के रहने वाले हैं। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कराया और सभी घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक को कब्जे में ले लिया। वहीं आगे की कार्रवाई जारी है। कटका रामनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले कुछ लोग एक ट्रैक्टर ट्राली पे सवार होकर रामसनही घाट के अंतर्गत एक गांव में एक मुंडन संस्कार में गए थे। वहां से वापस लौट रहे थे। कोटवा धाम के पास रोड पर इनका एक्सीडेंट हुआ। पीछे से ट्रक के द्वारा टक्कर मारी गई, जिसमें कुछ लोग लगभग 2 दर्जन घायल हैं। इनको जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। जिस ट्रक से टक्कर लगी थी उसको कब्जे में ले लिया। सहारनपुर के खनन माफिया हाजी इकबाल की 203 करोड़ की संपत्ति आज कुर्क की जाएगी। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति, धोखाधड़ी और अवैध खनन के मामले में आरोपी हाजी इकबाल फरार चल रहा है। इससे पहले भी आरोपी की करोड़ों की संपत्ति की कुर्की हो चुकी है। माफिया हाजी इकबाल व उसके परिवारजन व साथियों के विरुद्ध कल पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी थी, जिसमें कि करीब 150 ऐसी संपत्तियां थी जो उनके नाम से या बेनामी थी और अवैध तरीके से खनन करके अवैध ढंग से उनको खरीदा गया था। इसको तैयार करके प्रस्ताव हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पेशा, जिसको कि आदेश हुआ है, जिसमें जब्तीकरण का गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जब्तीकरण किया जाएगा। जो 150 संपत्तियां जब्तीकरण की जा रही हैं उनकी बाजार मूल्य 203 करोड़ है और ये सारी संपत्तियां अलग अलग जगहों पर स्थित है जनपद में, जिनका की चिन्हीकरण किया गया है और इसकी जब्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो गई है। यूपी के सीतापुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। बंतौर थाना क्षेत्र की एक दलित युवती को मुस्लिम युवक ने अपना नाम अर्जुन बताया और मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी भी की। 1 साल तक सब कुछ सही चला, लेकिन अर्जुन की सच्चाई युवती के सामने आ गई। उसने इस बात का विरोध किया, जिसके बाद आरोपी पक्ष युवती को लहरपुर तहसील लाया। यहां वकीलों को भी मामले की भनक लग गई। वहीं वकीलों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित युवती के बयान दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित मंत्री आवास के बाहर 59,000 भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। यहां हजारों अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा हुआ है। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी, तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी लखनऊ से जय त्रिपाठी। जय, क्या पूरा मामला है? भर्तियों को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है अभ्यर्थियों का। जी सौरभ, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार कहीं न कहीं अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें, कल का जो प्रदर्शन था वो जीपीओ पे किया गया था, जिसमें काफी देर बाद प्रशासन पहुंचा और उसके बाद लगातार उनको मान मनौता वो कराते हुए वापस दे दिया। लेकिन आज का जो माहौल है, आज की बात अगर हम करें तो आज सभी जो अभ्यर्थी थे वो कहीं ना कहीं जो पहुंच गए, जो शिक्षा मंत्री थे उनके आवास के बाहर पहुंच गए और उन्होंने लगातार वहां पर प्रदर्शन चालू कर दिया। जिस तरीके से वो वहां पर सारे मंत्री लोगों का आवागमन रहता है काफी, लेकिन जिस तरीके से आज वो शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि जो मेरी मांगे हैं कम से कम एक बार उनको सुना जाए और उन पर विचार किया जाए। लगातार वो मांगे कर रहे हो, काफी दिनों से ये मांगे चलती चली आ रही, लेकिन सरकार इस पर कतई कोई भी ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रही। अब उनका जिस तरीके से अभी का प्रदर्शन था उस पर पूरी तरह से प्रशासन पहुंच चुका है, उनको समझा बुझा के हटाने का प्रयास कर रहा है और उनका साफ
कहना है कि अभ्यर्थियों से कि इको गार्डन पर पहुंचकर वहां पर प्रदर्शन करने के लिए बनाया गया है, आप लोग वहां पहुंचकर ही प्रदर्शन करें। लेकिन जिस तरीके के अभी के हालात की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी हटने को पूरी तैयार नहीं है और उनका साफ कहना है कि जो हमारी मांगे हैं जब तक उसको शिक्षा मंत्री जी सुनेंगे नहीं तब तक यहाँ से बिल्कुल कोई भी प्रदर्शनकारी हटेगा नहीं। अब जिस तरीके से मांग थी वो कहीं ना कहीं अभी भी उस पर विचार करने की बात है। भारतीय जनता पार्टी इस पर किस तरीके से विचार करेगी ये सौरभ जी सोचने वाली बात है। लेकिन जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन जोरदार है, पुलिस पूरी तरह से मनाते हुए नजर आ रही है कि किसी तरीके से ये प्रदर्शन शांत होकर इको गार्डन की तरफ रवाना हो जाए। जय, प्रशासन तो समझाइश कर रहा है, लेकिन इस बीच क्या मंत्री जी का कोई बयान आया है इनकी सभी मांगों को लेकर? जी सौरभ, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से बात किया जाए तो शिक्षा मंत्री के कहीं ना कहीं आवाज पर ये प्रदर्शन चल रहा है, उन तक ये बात पहुंच चुकी है, लेकिन वहां से अभी भी कोई भी बाहर नहीं आया, ना ही इस पर कोई अभी बात करते हुए नजर आ रहा है। अगर बात किया जाए तो केवल अभ्यर्थियों की यही मांग है कि शिक्षा मंत्री जी आ जाएं और उनको हम अपना ज्ञापन सौंप दें, वो इस पर कहीं ना कहीं विचार करें। जिस तरीके से ये काफी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, तो उनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सभी विषयों पर ध्यान दे रही, तो एक बार 69,000 जो शिक्षक भर्ती है इस पर भी ध्यान दे, तभी ये लोग अपना प्रदर्शन समाप्त करेंगे, नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में इसी तरीके से प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा। जी सौरभ। तो फिलहाल किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और काफी समय से शिक्षक भर्ती को लेकर ये प्रदर्शन जारी है अभ्यर्थियों का। धन्यवाद जय इस तमाम जानकारी के लिए। और सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है क्योंकि 65,000 भर्तियां एक बड़ा मामला है जिसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है और सरकार का इस तरह का रवैया सही नहीं है। यूपी के हमीरपुर में महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण ने सराहनीय पहल की है। यहां छात्राओं को एक दिन के लिए जिला अधिकारी इंचार्ज एसपी, सीडीओ, डीपीआरओ, एसडीएम बनाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी बनी अर्पिता सेंगर ने लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं छात्रा रव्यांशी ओमर सीडीओ बनी, वहीं सृष्टि माला को डीपीआरओ बनाया गया। सशक्तिकरण का युग है। मैंने आज अपने कार्यालय में भी विद्यालय की बच्चियों को बुलाया है और एक बच्ची को मैंने आज इस कुर्सी पर इस उद्देश्य से बैठाया है कि उनको ये पता चले कि कार्य करने की पद्धति, कार्य करने का वातावरण कैसा होना चाहिए, जनता की समस्याएं किस तरह की आती हैं जिलाधिकारी कार्यालय में, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में, तहसीलों में। अभी उनका हम लोग सुझाव भी लेंगे कि अगर कुछ और बेहतर करने की आवश्यकता लग रही है उसको भी हम लोग अनुपालन करेंगे। ऑफिस में बैठी हुई हूँ और सर के साथ में जो जन सुनवाई है वो करने में लग रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको डीएम चेयर पे बैठी है? बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन IAS बनूं और कुछ ही पल के लिए सही बट मेरा सपना पूरा हो रहा था, मुझे बहुत खुशी है। यहाँ लोगों से मिल रही है, आप क्या बोल रही है उनसे, क्या सुझाव दे रही है? सर जैसे हम लोगों से मिलते हैं, जन सुनवाई होती है तो उनसे पता अगर उनकी और किस जैसे प्रार्थी हैं अगर उनको दिक्कत है किसी चीज़ की तो सबसे पहले उनकी सुनवाई करनी चाहिए और अगर वो उनको सच में दिक्कत है तो पहले उसकी जांच करनी चाहिए और बाद में फिर कोई होगा। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।